नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी में आगे बढ़ते हुए एक और बेहतरीन क्लास लेकर मैं अंकित गंगवार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, रीज़न थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से क्लास नहीं हुई थी। बट लेकिन अब कोशिश होगी कि क्लास रेगुलर रहे बिल्कुल सारी की सारी। और मैं तब तक कोई छुट्टी नहीं करने वाला क्लास के अंदर जब तक कि मेरे भाई पहले ही जब मैंने बैच शुरू किया था तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि क्लासेस उसी कीमत पे रुक सकती हैं जब कोई ज़्यादा तबीयत खराब हो, उससे पहले कोई और चांसेस नहीं बनता। तो बैच की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भाई आप लोगों को बताने के लिए बची हुई हैं। तो हम आज जो है रिलेटिव प्रोनाउन में हमने एक प्रोनाउन पढ़ लिया था हु के बारे में। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि जो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब हम उसी में आगे बढ़ते हुए रिलेटिव प्रोनाउन में आगे बढ़ते हुए हम लोग और चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है जी, चलो देखिए भाई, रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो हमने हु के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें दूसरे नंबर के रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखना है जो कि होता है विच। भाई विच का यूज कहाँ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो याद रखना मैंने आपको बताया था जो विच होता है इसका एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कहाँ करेंगे, जहां एनिमल की बात हो रही होगी, जहां मेरे भाई अगर हम बात करें वर्ड्स की बात हो रही होगी या लिविंग थिंग्स की बात हो रही होगी। नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है और नॉर्मली आप देखोगे तो ये एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, ये लिविंग थिंग्स ही होती हैं। तो नॉर्मली जब हम थिंग्स की बात कर रहे होंगे, आप नॉन लिविंग लिविंग छोड़ो, आप बस इतना माइंड में रखो, एनिमल हो गए, वर्ड्स हो गए या किसी थिंग की अगर आप बात कर रहे होंगे तो मेरे भाई उनको दिखाने के लिए आप अगर जो यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन वो क्या आएगा उनके लिए मेरे भाई, विच आएगा। क्या आएगा? विच आएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, नॉर्मली भी बताया था ये मैंने आपको। अब ये तो आपको ये बात पता चल गई। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आपको ये समझना है जो विच होता है, सब्जेक्ट में अगर आपको नीड पड़ेगी तब भी आप विच ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में बात होगी तब भी मेरे भाई ये विच का विच ही रहेगा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में जो विच होता है वो सेम रहता है, उसको बदलते नहीं है, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई। लेकिन जब बात पोजीशन की होगी, ध्यान से समझना, जब बात पोजीशन की होगी तो मेरे भाई उस केस में ये चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। पोजीशन के केस में आपको हमेशा क्या लगाना होगा? ऑफ विच लगाना होगा। ठीक है, पोजीशन के लिए आपको क्या लगाना होगा? ऑफ विच लगाना होगा। लेकिन अभी इंग्लिश के अंदर मेरे भाई हुज को भी ठीक मान लेते हैं पोजीशन के लिए, तो ये दोनों ही अपने आप में ठीक माने जाएंगे। अगर एग्जामिनर आपको ऑफ विच लगा के दे दे तब भी ठीक है, हुज लगा के दे दे तब भी ठीक है। ठीक है, दोनों ही ठीक होते हैं पोजीशन के केस में, जब भी नॉन लिविंग की पोजीशन की बात हो रही होगी। हालांकि ज्यादा नॉन लिविंग पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट लेकिन फिर भी आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो विच ही रहेगा, लेकिन जब बात पोजीशन की होगी तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी। तो ये विच के बारे में टोटल जानकारी है। हालांकि विच एक पूरी क्लाउज को भी रेफर करने के लिए आता है, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने लिखा चलो भाई जरा बताओ इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या क्वेश्चन के अंदर? तो आप कहेंगे देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द वर्ड, तो सीधे सीधे हमें नजर आ गई कि बात पक्षी की हो रही है। और मैंने आपको बताया था जब बात एनिमल वर्ड्स की हो रही होगी तो उस केस में आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? विच लगाएंगे।
तो यहाँ पे आपसे यही गड़बड़ करवाएगा, वो सीधे सीधे बात करेगा वर्ड्स, एनिमल या किसी चीज की। तो उस केस में मेरे भाई जो आप लगा रहे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूं, मैंने लिखा और फिर मैंने लिखा अब मुझे बताना इसमें क्या गड़बड़ है। तो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे दिस इज द पेन दैट क्वालिटीज इज राइटिंग स्मूथली। अब आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो पेन अपने आप में थिंग है, और मैंने कहा था पेन अपने आप में नॉन लिविंग थिंग होगी। तो जब आप थिंग्स की बात कर रहे होंगे तब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना होगा, विच ही लगाना होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे दैट लगा रखा है, और आपको जब मैं तीनों जो ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन जो ज्यादा यूज होते हैं, जब मैं ये बता रहा था तो मैंने वहां आपको एक बात बताई थी कि जो ये दैट होता है ये तो भाई आलू है, तो सबके साथ आ जाता है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ये लगा तो रखा है, लेकिन क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, अगर बात केवल रिलेटिव प्रोनाउन की हो रही होती तब तो हम इसको लगा देते, लेकिन बात यहाँ पे पोजीशन की भी हो रही है। हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। किसकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं? इस पेन की। तो मेरे भाई पेन की क्वालिटी की बात हो रही है, इसीलिए दैट नहीं लगाएंगे, या तो आप यहां पे लगाइए ऑफ विच। ठीक है भाई, दिस इज द पेन ऑफ विच क्वालिटीज, वैसे क्वालिटीज नहीं क्वालिटी लिखो, अरे सॉरी ये क्वालिटीज क्यों लिख गया भाई, कोई बात नहीं, क्वालिटी लिखो। ठीक है, तो दैट क्वालिटी इज राइटिंग स्मूथली, तो दैट नहीं लगाएंगे, दैट की जगह पे या तो आप ऑफ विच बोलिए या मेरे भाई आप हुज क्वालिटी बोलिए, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। लेकिन अगर दैट लगा के दे दिया तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात पोजीशन की हो रही है, यहाँ पे पेन की क्वालिटी की बात कर रहे हो तो वो पोजीशन है, इसका पोजीशन इस पे, पेन की क्वालिटी। तो मेरे भाई या तो ऑफ विच लगाना पड़ेगा या हुज लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना? तो ये दोनों एग्जाम्पल की मदद से मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो विच होता है वो एनिमल, वर्ड्स, थिंग्स के भी लिए आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज करके दिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि पोजीशन के लिए, ये भाई पोजीशन वाला पॉइंट इस पे स्टार लगा लो ताकि आपको ये अलग से ध्यान रह जाए, इस पे स्टार लगा लेना। पोजीशन की जब बात हो रही होगी तब आप ऑफ विच और मेरे भाई हुज दोनों का ही यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को जितनी बार मेमोराइज कर सको उतनी बार मेमोराइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, चलिए तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है मेरे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन को सीखते हैं कि नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो हमने देख लिया हु को, देख लिया कंप्लीटली, विच के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, और अब हम लोग देखेंगे जो आपका दैट होता है वो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और उसके साथ क्या चीजें होती हैं, कैसे फॉलो होता है, सारी चीजों को हम लोग मेरे भाई देखेंगे। चलिए भाई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देखो भाई सबसे पहली बात इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि दैट आपका जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये सबके साथ आ जाता है, पहली बात तो ये। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यू कैन यूज इट फॉर ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे बता देता हूं, जैसे लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमंस लिख लो सीधे सीधे, बींग वगैरह छोड़ो, थिंग्स। ठीक है, ऐसे करके।
तो इस स्टेटमेंट की मदद से आपको ये बात दिमाग में रह जाएगी कि जो दैट होता है उसे हम सभी के लिए यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, या आप किसी भी चीज की बात करें, आप आराम से वहां पे दैट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबके साथ आ जाता है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से कि ये सबके साथ आ जाता है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है, जहां आपका हु आ सकता है वहां दैट भी आ सकता है, जहां आपका मेरे भाई विच आ सकता है वहां भी दैट आ सकता है, जहां आपका व्हाट आ सकता है वहां पर दैट की एंट्री नहीं होगी। ये पॉइंट कैसे डिफरेंस होगा वो मैं करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बस आप ये दैट का यूज सीखो, अभी हमने व्हाट को सीखा नहीं है, पहले व्हाट को सीख लेंगे, फिर व्हाट और दैट में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हमने पहली बात ये सीख ली। अब हम बात कर लेते हैं कि सर दैट में कुछ डिफरेंस है। ध्यान से समझना, दैट में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है कि वैसे आपके सामने इसमें चीजें अंतर होगा, नहीं, ऐसे ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर ऐसे होगा, जब आप दैट को यूज कर रहे होंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब आप दैट को यूज कर रहे होंगे ना, तो इसमें बस छोटा सा चीजें जो है चेंज होंगी, बस उसको आपको ध्यान रखना है। देखो होता क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने कहा एनिमल्स के लिए भी हम दैट लगा सकते हैं, ह्यूमंस के लिए भी लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मैंने लिखा दिस इज द बॉय हु इज रेडी टू हेल्प यू। जितनी चीजें यहां लिखी हुई हैं इनको प्रूव करते हैं, तभी तो आपको मजा आएगा सीखने में। देखिए, कह रहे दिस इज द बॉय हु इज रेडी टू हेल्प यू। अब अगर आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर बॉय की बात हो रही है, यानी एक ह्यूमन की बात हो रही है। तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, स्पेशली ह्यूमन के लिए क्या आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आता है, हु आता है, लगा रखा है। लेकिन इसी चीज को मेरे भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज द बॉय। इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बॉय दैट इज दिस इज द बॉय दैट इज रेडी टू हेल्प यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, तो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस जहां हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया था, उसी जगह पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमंस की जब बात हो रही होगी तो वहां हम दैट भी लगा सकते हैं, और मेरे भाई वहां पे हम हु तो लगाते ही हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से मैं आपको और डिफरेंस क्लियर कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब बात हम कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, यानी थिंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, थिंग्स के साथ कैसे यूज होगा ये, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज द वॉच विच माई ब्रदर बॉट फॉर मी। दिस इज द वॉच, ये वही घड़ी है जो मेरे भाई ने मेरे लिए खरीदी है, ऐसे करके बोलना चाह रहा है। तो मेरे भाई अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर घड़ी की बात हो रही है। घड़ी अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को आप मेरे भाई दैट प्रोनाउन के साथ भी लिख सकते हैं। यानी इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया दिस इज द वॉच that my brother bought for me।
अब इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, बस केवल हमने क्या किया, विच रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, जो चीजें मैंने लिखी हैं उनको पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मेरे भाई क्या आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? जब ह्यूमंस की बात हो रही होगी तो ह्यूमंस के लिए हम नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाते हैं, हु वाले प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन आप वहां अगर जरूरत है तो आप दैट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स की बात हो गई, थिंग्स की बात हो गई, वर्ड्स की बात हो गई, उनके साथ में आप रिलेटिव प्रोनाउन मेरे भाई क्या लगा सकते हो? जैसे विच तो नॉर्मली आता ही आता है, लेकिन दैट भी आप वहां पर भी लगा सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने दोनों में आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें बता दी। अब मेरे भाई यहां से हम लोग दैट के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिएगा, तो दैट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो इनको आप कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 करते हुए चलिएगा, क्योंकि दैट के बारे में ये वो चीजें हैं जिनसे मेरे भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक मिनट देंगे जरा। ठीक है, चलिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि कभी भी आपका, ध्यान से समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रहा हूं इनको दिमाग में छाप लीजिएगा। क्वेश्चन जब बनेगा तो एग्जामिनर और चीजें लगा के देगा, हो सकता है हु लगा के दे दे, हो सकता है विच लगा के दे दे, लेकिन आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होगी तो मेरे भाई उस केस में आप हर हाल में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। पॉइंट क्लियर रखना बिल्कुल अपने पास, ठीक है? इसको पहले पॉइंट को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना। तो आप जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं इसके, ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा दिस इज द बेस्ट थिंग, या दिस इज द बेस्ट अप्रोच, जो भी आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग विच you are ready to go there। तो यहां पे कुछ ऐसे कहने चाह रहा है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम वहां जाना चाहते हो, तो यहां पे कुछ ऐसे कहना चाह रहा है। तो यहां पे एक नॉर्मली एक बात हो रही है, और अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई मैंने कहा था जब भी हम किसी चीज की बात कर रहे होंगे तो उस केस में आप मेरे भाई उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा सकते हो, लगाया हुआ है। अब बच्चा क्या देखेगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन एरर में डाल दे एग्जामिनर, तो बच्चा तो बस यही चीज चेक करेगा कि भाई यहाँ पे थिंग की बात हो रही है और सर ने बताया था कि जब थिंग की बात हो रही होगी तो रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाएगा, लगा रखा है, नो एरर है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन दोस्त समझो, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज करोगे रिलेटिव प्रोनाउन की जब भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई यहां विच आप किसी कीमत पे नहीं लगा सकते, आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में बिठा लीजिएगा। कितने भी क्वेश्चन कर लो अब चाहे इस अप्रोच पे, ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री कैसे है। देखो यहाँ पे ये आपका थिंग नाउन है, बेस्ट इसके लिए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द आर्टिकल लगा हुआ है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, क्या हमने आपको इसकी डिग्रियां नहीं पढ़ा रखी हैं? भाई गुड होता है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है,
और मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। तो एडजेक्टिव तो है लेकिन अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है। तो मेरे भाई जब ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसी का तो कॉन्सेप्ट बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज होगा। एग्जाम्पल ये रहा उसका, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। सीधे सीधे आपको यहाँ पे एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री नजर आ रही होगी और वहां एग्जामिनर उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगा के देगा चीजें। जैसे मैंने लिख दिया दिस इज द बेस्ट बॉय या दिस इज द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, ऐसे करके कुछ दे दिया, दिस इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, तो आपको वो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यार है तो यहां सुपरलेटिव डिग्री लेकिन बॉय लगा हुआ है, तो एग्जामिनर यहां हु लिख के दे देगा। लेकिन फिर वही बात, आना नहीं है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बन जाएगा यहां। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखने वाली चीजें हैं इसके अंदर। जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे भाई, ठीक है ना। और कैसे याद रहेंगे ये अगर आपका डाउट बन रहा है तो इसका सीधा सा रीजन है कि भाई जितनी प्रैक्टिस कर लोगे इन चीजों की, यानी मैंने तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता दिया, चूंकि ये व्हाइट बोर्ड है, वैसे कराने को तो मैं 4-5 एग्जांपल करा देता, लेकिन आप ये पॉइंट ध्यान रखो अपने दिमाग में कि जब हम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए आप जितने क्वेश्चन चाहें उतने क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि उससे आपके पॉइंट में ये जो दिमाग में ये क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा और ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। चलिए देखो, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा नाउन में भी मैंने आपको एक फॉर्मेशन पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था द प्लस एडजेक्टिव। इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई थी द प्लस एडजेक्टिव। अब याद रखना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब आप द प्लस एडजेक्टिव यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉर्मेशन बनती नहीं है, लेकिन 10% केस में ये फॉर्मेशन ठीक भी मानी जाती है। 90% तो ये गलत होती है, क्योंकि आप जानते हैं द आर्टिकल होता है, आर्टिकल के तुरंत बाद तो नाउन चाहिए हमें, भाई नाउन होना ही चाहिए, केवल एडजेक्टिव पे तो बात नहीं रोक देंगे। लेकिन ये चीज आपकी 90% केस में पॉसिबल नहीं होती, 10% केस में पॉसिबल होती है। और 10% केस में जब ये पॉसिबल होती है तो मेरे भाई वहां ये द प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करती है, और जब ये नाउन का काम करेगी तो अपने आप में ये वहां प्लूरल नाउन बन रही होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जब ये नाउन की फॉर्मेशन होगी तो अपने आप में ये प्लूरल नाउन का काम कर रही होगी वहां पे सीधे सीधे। और प्लूरल नाउन का जब ये काम कर रही होगी तो आप याद रखना, अब मेरी बात को याद रखना, यहीं पे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है, द प्लस एडजेक्टिव 90% केस में फॉर्मेशन गलत, 10% केस में ठीक। और जहां जब ये फॉर्मेशन ठीक बन रही होगी बिल्कुल, तो उस जगह पे ये नाउन का काम करेगी और प्लूरल सेंस में यूज होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोल दिया द पुअर, तो मेरे भाई इसके अंदर सारे गरीब लोग आ गए। मैंने बोला द रिच, तो मेरे भाई इसके अंदर सारे अमीर लोग आ गए। मैंने बोला द एनिमी, तो मेरे भाई इसके अंदर सारे के सारे दुश्मन आ गए। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन बनाएंगे तो वो अपने आप में प्लूरल बनेगी नाउन के सेंस में। ठीक है ना। अब यहां से एक जो है यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाने की जरूरत पड़ी, तो आप मेरे भाई वहां केवल केवल क्या लगा रहे होंगे, दैट लगा रहे होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन में। तो एग्जांपल देख लेते हैं भाई इसका भी। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा यहां पे, ठीक है भाई, ये चीज मैंने लिखी। अब आप इसमें नोटिस करो, इसमें क्या दे रखा है आपको,
तो आप कहेंगे भैया जी यहां पे अगर हम नोटिस करें तो हमसे कह रहा है दीज आर द रिच। अब वही बात अगर आप नोटिस करोगे तो देखो फॉर्मेशन बन गई, यहां पे द आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल के तुरंत बाद ये रिच आपको जो दे रखा है वो मेरे भाई एडजेक्टिव है। तो यहां पर अगर हम देखें तो द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन बन चुकी है, और मैंने कहा था द प्लस एडजेक्टिव की जब फॉर्मेशन बनेगी तो ये अपने आप में पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाएगी, और पूरी की पूरी कैटेगरी को जब ये दिखा रही होगी तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेगी। तो इसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल और इसी से रिलेटेड आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल, देखो यहां लगा रखा है, ठीक है। तो दीज आर द रिच ऐसे बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है यहां पे। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसके लिए आपको लगा के दे देगा हु रिलेटिव प्रोनाउन। बट मेरे भाई समझो, मैंने आपको बताया द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन जब भी बनेगी तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहां हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ना कि हु। हु यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अगर केवल नाउन की फॉर्मेशन हो रही होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हम सीधे सीधे बोल देते, जैसे यहां द मैन होता, द बॉय होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब हु या दैट दोनों लगा देते। लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी पे किसके रखते, फिर हु को रखते ज्यादा प्रायोरिटी पे, क्योंकि हु स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई इनकी बात। क्या द प्लस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन बस यही होती है? नहीं दोस्त, द प्लस एडजेक्टिव की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी और भी होती हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। इस वाले पॉइंट से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जो मैं पॉइंट अब बताने जा रहा हूं वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो उस पॉइंट को जो है जितने स्टार लगा के आप रखना चाहे उतने स्टार लगा के रख लीजिएगा। देखो भाई, आपने सुना होगा द फ्यू, सुना होगा आपने, द लिटिल सुना होगा आपने, ये टर्म आपने सुनी होंगी, द फ्यू और द लिटिल, ये टर्म आपने सुनी है। तीन टर्म होती हैं ऐसी, द सेम। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी ये तीनों टर्म आपको नजर आ जाएं तो इनके अंदर आप नोटिस करो द आर्टिकल है, फ्यू अपने आप में एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, लिटिल अपने आप में एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, सेम अपने आप में एडजेक्टिव है, जो कि बिल्कुल हूबहू उसी चीज को दिखाता है जो दूसरी थी। तो दूसरे की जैसी बिल्कुल एकदम, उसके लिए हम बोल देते हैं सेम है भाई ये चीज। तो ये अपने आप में फ्यू, लिटिल और सेम, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट में ये कभी यूज हो गए और आपको वहां मेरे भाई उसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ी तो आप वहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, सिर्फ मेरे भाई दैट लगाएंगे, चाहे भले ही आपका और कुछ भी क्यों ना दे रखा हो वहां, वो कटेगा, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन इन सब के साथ में भी क्या आएगा, दैट आएगा। कैसे आएगा वो देखो। अब सबसे पहले ये समझो, जो फ्यू होता है ये मेरे भाई काउंटेबल के लिए यूज होता है। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में भाई क्लियर रखो। हालांकि ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल, द फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ये सारी चीजें मैं आपको मेरे भाई एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा, लिटिल जो होता है वो मेरे भाई, अब चूंकि आ रखी है तो छोटी सी बात समझ लो केवल, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। जो लिटिल होता है ये किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको लिख के दिया, मैंने लिखा दिस इज देयर, लिखो। चलिए देखिए, देयर इज द लिटिल, और फिर मैंने उसके बाद लिखा वाटर, और फिर मैंने आपको ब्लैंक दिया, और फिर मैंने कहा वी वॉन्ट टू ड्रिंक। चलो अब बताओ यहां पे क्या लगाएं। तो देखो, बच्चा ये देखेगा सबसे पहले कि भैया जी यहाँ पे वाटर लगा रखा है, मतलब सीधे सीधे एक चीज है। अब वाटर लगा रखा है तो इसके लिए बच्चा लगाने को जाएगा तुरंत विच। बट आप नोटिस करो, इसके साथ में सीधे सीधे एक टर्म लगा रखी है द लिटिल, और मैंने कहा था द फ्यू, द लिटिल, द सेम कभी भी दे रखा होगा तो मेरे भाई उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच या फिर हु नहीं आएगा,
चाहे भले ही वहां कुछ भी दे रखा हो। अब जैसे वाटर दे रखा है तो है तो ये चीज ही, लेकिन फिर भी हम इसके लिए विच नहीं लगा सकते। रीजन, क्योंकि हमें सीधे सीधे एक टर्म मेंशन करके दे रखी है द लिटिल। तो ये तीनों टर्म आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि द फ्यू, द लिटिल, द सेम की जब भी बात हो रही होगी तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। तो मेरे भाई यहां विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? दैट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही और देखा, ध्यान से देखिएगा। इरेज करना पड़ेगा वरना नीचे दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और फिर मैंने लिख दिया ठीक है। अब आप नोटिस करो, नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको ये देखोगे, देयर आर द फ्यू बॉयज हु आर वेरी रिच। अब आप नोटिस करोगे सबसे पहले कि यहाँ पे बॉयज आपको दे रखा है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। आप तुरंत देखेंगे कि एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग दे रखा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, और आप देखेंगे कि ये चीज ठीक है और नो एरर मांग के निकल जाएंगे। बट दोस्त गलती है यहाँ पे। आप नोटिस करो, आपने ये तो नोटिस कर लिया कि एंटीसीडेंट में एक ह्यूमन बीइंग दे रखा है, बट आपने ये चीज नोटिस की, ये टर्म नोटिस की आपने। भाई इसको नोटिस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि भाई द फ्यू अगर दे रखा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, भले ही चाहे आपका एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग क्यों ना दे रखा हो, भले ही चाहे आपकी थिंग क्यों ना दे रखी हो, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच लगा ही नहीं सकते। आपको केवल केवल एक ही लगाना होगा, वो है दैट। तो यहां पर भी क्या आएगा मेरे भाई? दैट आएगा। क्या मेरे पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं? भाई सीधे सीधे याद रखने वाली चीजें हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की उतनी ये चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन का, ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएं। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा, ये सेम वाला बहुत पूछा जाता है। विच ही मेड इट अगेन, बताइए। तो नोटिस करो इसके अंदर वही चीज, अगर आप नोटिस करोगे, हाँ ठीक है चलो इसमें देखो, मिस्टेक की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम वैसे तो इसके लिए विच लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जैसे ही देखा तो हमें पता चला यहाँ पे द सेम टर्म दे रखी है, और द सेम अगर टर्म दे रखी है तो मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल अपनी कॉपी में छाप लेना, ताकि मेरे भाई ये आपको ध्यान रह जाए। ये टर्म सीधा सीधा दो कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर बनाए कि द प्लस एडजेक्टिव की जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में दो तरीके की देखने को मिल सकती है। एक तो मेरे भाई मैंने नाउन चैप्टर में पढ़ाई थी कि द प्लस एडजेक्टिव आपका नाउन का काम करता है, वहां वो प्लूरल नाउन बन रहा होता है। ऐसे केस में जब द प्लस आपका ये एडजेक्टिव आएगा तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगाएंगे। और मेरे भाई कुछ मैंने ये टर्म आपको बताई है स्पेशली, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 दैट का। अब हम आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए केवल यही बचा है बस, बड़ा सा प्रोनाउन, फिर इसके बाद आपके ज्यादा बड़े बड़े प्रोनाउन नहीं बचे हैं। फिर एक या दो क्लास लगेंगी मुश्किल से, फिर खत्म हो जाएगा ये भी। चलो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। देखो दैट में अगर हम बात करें तो मेरे भाई दो टर्म और होती हैं, उनको भी आपको याद रखना है। कभी भी स्टेटमेंट के अंदर द ओनली या नन वगैरह करके कुछ दे दे, ठीक है ना, द ओनली करके देगा आपको सीधे सीधे, द ओनली या केवल ओनली भी लिख सकता है। तो याद रखना
यहाँ पे अगर हम बात करें और नन भी दे सकता है। दो टर्म होती है, एक तो द आपका द ओनली और एक नन। इनके साथ भी मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, इनके साथ भी दैट लगाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आप क्या लगाएंगे, दैट ही लगाएंगे इनके साथ भी, ठीक है ना। और थोड़ा सा भाई इन चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे ये बात कहते हैं कि भैया जी आप हिंदी में थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, थोड़ा कम लिखा कीजिए हिंदी में। देखो पहली बात तो मेरी कोशिश रहती है कि थ्योरेटिकल जो चीज़ें आपको बताई जाए वो मेरे भाई आपको एक्सप्लेन ज़्यादा की जाए, लिखने की कोशिश कम ही की जाए, वो मैं रखता हूँ अपनी। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि मेरे भाई और लैंग्वेजेस मुझे इतनी ज़्यादा खास पकड़ नहीं है मेरी और लैंग्वेजेस पे जो मैं बढ़िया तरीके से उनको लिख पाऊँ। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि मेरे भाई जो वर्ड लगता है कि हाँ यार इसको अगर हमने हिंदी में ही बताया केवल तो वो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको जरूर हम इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कंप्लीट इंग्लिश में लिखने लगे तो मेरे भाई हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको दिक्कत हो। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअली चीज़ों को लेके चलें। आपको उस चीज़ों को हम थोड़ा जो है इंग्लिश में भी बता के चलेंगे और मेरे भाई हिंदी में तो हम बोलते ही हैं, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है इसमें द ओनली और नन के साथ जब भी स्टेटमेंट बन रही होगी तो उस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसके। एक बार मैं जरा पानी पी लूं, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैंने लिखा दिस इज द ओनली क्वेश्चन which I cannot solve। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो तो आप सीधे सीधे देखोगे कि भाई क्वेश्चन आपके किसी एक तरीके से चीज ही मान के चलो, भाई कोई चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो वो क्या चीज है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन एंटीसीडेंट हो गया। इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं लगाऊंगा नॉर्मली तो विच लगाऊंगा, दे रखा है। इसका मतलब वैसे तो ये चीज ठीक है, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे द ओनली दे रखा है और द ओनली की वजह से ही मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक डेफिनेट सेंस बना रहा है। तो इसके लिए विच नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा दैट। विच गलत हो जाएगा क्योंकि द ओनली के साथ स्पेशली आपको दैट ही लगाना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। अब इस पे बेस्ड चाहे आप कितने भी क्वेश्चन ले, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम या दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू डू, कुछ भी जो आपके मन में हो आप वो क्वेश्चन ले सकते हैं और मेरे भाई उनको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है मेरे भाई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। दिस द ओनली और नन के साथ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको स्टेटमेंट में नजर आ रहे होंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। पॉइंट क्लियर रखना है बिल्कुल माइंड में। आगे चलते हैं भाई। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल जो वर्ड आता है वो एवरीथिंग के मीनिंग में भी आता है और कभी कभी वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ऑल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। देखिए ऑल जो होता है ये कभी भी यूज होता है तो ये प्रोनाउन की तरह भी यूज हो जाता है और डेटर्मिनर की तरह भी यूज हो जाता है। इसकी खास बात यह है जब भी ये यूज होता है ये सभी का मीनिंग देता है और सभी के लिए हम क्या कह देते हैं, एवरीथिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग। तो ऑल जब एवरीथिंग का मीनिंग कर रहा होगा सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला ऑल दी बॉयज तो सारे लड़के यानी सभी की हमने बात कर ली, तो ऐसे केस में जब भी मेरे भाई ऑल लग के आपकी स्टेटमेंट में कोई बात दे रखी होगी और आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ जाए, उसमें क्या लगाने की जरूरत पड़ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, तो मेरे भाई उस केस में जो आप वहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग
जो वहां पे एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्ड लगा के दे देगा। ह्यूमन बीइंग होगा तो हु लगा के दे देगा। आपका कोई चीज वगैरह दे रखी होगी, नॉन लिविंग थिंग दे रखी होगी, तो मेरे भाई विच लगा के दे देगा। लेकिन वो दोनों ही वहां पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहां ऑल एवरीथिंग का सेंस कर रहा होगा, ऑल आपका स्टेटमेंट में मौजूद होगा, तो मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन वहां केवल केवल आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। केवल केवल क्या लगाएंगे, दैट। एग्जामिनर आपको क्या लगा के दे सकता है, हु लगा के दे सकता है, विच लगा के दे सकता है, इनके खानदानी लगा के दे सकता है, लेकिन वो सब के सब क्या होंगे, गलत होंगे। पॉइंट क्लियर रखना। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे आपने समझा होगा, मैं अगर बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट और फिर मैंने लिखा विच आई कैन नॉट सॉल्व। अब जरा बताओ इसमें क्या गड़बड़ है। तो आप वही चीज नोटिस करो, सीधे सीधे कह रहा है ऑल दी प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट। अब मुझे बताओ, ऑल दी प्रॉब्लम्स मैंने यूज किया, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई ऑल भी लगा रखा है। समझ पा रहे हो। तो ऑल के साथ में अब मैंने बात की तो भाई ये एवरीथिंग का सेंस रख रहा है, और अगर ये एवरीथिंग का सेंस रख रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आ सकता, दैट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या लगाना पड़ेगा, दैट। तो हम ऐसे बोलेंगे ऑल दी प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व, ऐसे बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ऑल एवरीथिंग के सेंस में है। और मैंने कहा था जब ऑल सेंटेंस में आ रहा होगा तो उस केस में मेरे भाई सीधे सीधे रिलेटिव प्रोनाउन जो आप यूज करेंगे वो दैट यूज करेंगे, हु और विच का कोई मतलब नहीं बनेगा, कभी नहीं लगाना। ठीक है मेरे भाई। एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑल द ग्लिटर्स, और फिर आपने सुना होगा, ठीक है, नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती भाई, ठीक है ना। अच्छा, ग्लिटर्स उसके सेंस में आता है, सॉरी आर नहीं होगा, ये कलेक्टिव सेंस में यूज किया जाता है। ऑल दी ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। अब बताओ यहां पे, तो आप नोटिस करो फिर से, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिख रहा है वैसा ही। तो यहां पे नोटिस करो, देखो ऑल आ गया, और ऑल अगर आ गया किसी नाउन के साथ तो डेफिनेटली वो कंप्लीटली सेंस करता है उसकी, यानी एवरीथिंग की सेंस रखता है। अब यहां पर भी वही बोल रहा है भाई, हर चमकती चीज, ऑल दी ग्लिटर्स, तो सारी चीजें इसने इंक्लूड कर ली, और सारी चीजें जब इसने इंक्लूड कर ली तो मेरे भाई विच रिलेटिव प्रोनाउन आप नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां दैट लगाना पड़ेगा। सीधा सीधा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है बस। तो यहां पे क्या, विच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो हम बोलेंगे ऑल दी ग्लिटर्स दैट इज नॉट गोल्ड, ठीक है। हर चमकती चीज जो है सोना नहीं होती है, ठीक है ना। अब ग्लिटर मत कर देना, वो गलत हो जाएगा भाई, मीनिंग नहीं बनेगा, ग्लिटर्स ही होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थिंग का मीनिंग रखता है अपने आप में, ठीक है। ग्लिटर होता है वो चीज जो साइन कर रही हो, चमक रही हो, उसके सेंस में होता है। तो ये मैंने दो एग्जांपल आपके इसके बता दिए हैं भाई, इनको ध्यान रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कॉन्सेप्ट को ध्यान रख पाना। कॉन्सेप्ट जो बच्चा ध्यान रख लेगा उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और क्योंकि मैं जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा ये बैच के खत्म होने के बाद, तब आप देखना इन चीजों को, क्योंकि सीधे सीधे ये यूज होंगी वहां पे बिल्कुल क्वेश्चंस के अंदर। इसीलिए मैं केवल वही चीजें आपके सामने रख रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे पेपर में पूछी जाती हैं बार बार, ठीक है ना। चाहे प्री टू मेंस लेवल, चाहे आप किसी में भी बैठ जाना, आपको सीधे सीधे ये चीजें देखने को मिलेंगी। चलो भाई, बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर जो है मेरे भाई, हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने दैट के बारे में क्या क्या चीजें सीखी। हमने सीखा कि जो दैट होता है वो मेरे भाई आपका सभी के साथ आ जाता है, पहला पॉइंट हमने ये सीखा था। फिर हमने इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे। सबसे पहला, दैट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता ही आता है। दूसरी चीज हमने सीखी, द प्लस एडजेक्टिव के फॉर्मेशन जहां हो रही होगी वहां भी दैट लगाया जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीखा कि मेरे भाई जो द होता है वो अपने आप में, जहां हम ऑल के लिए लेकर
एवरीथिंग की सेंस बना रहे होंगे, वहां पर भी हमारा दैट आता है। और एक चीज हमने और भी सीखी थी कि जब हम द ओनली या नन देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो वहां पर भी मेरे भाई हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, ना कि हु और विच का। ये पॉइंट हमने सीखे थे दैट के बारे में। बस दैट के बारे में ये इतना क्लियर है, इतना अभी ध्यान रखिए। फिर जैसे ही मैं आपको व्हाट पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसके एक मतलब दोनों को कंपैरिजन करा के एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका ध्यान रखना, क्योंकि दैट और व्हाट में दोनों में इतना डिफरेंस पूछता है एग्जामिनर, बहुत ज्यादा। तो वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा भाई, पहले हमें व्हाट के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो हम चौथे को भी देख लेते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा चलता है उसको भी देख लेते हैं एक बार जरा। व्हाट। अब आपको याद होगा जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बेसिक, जब हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट होता है, इसकी कहानी ना सबसे अलग है, ये सबसे निराला है भाई। क्यों निराला है? क्योंकि आप जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, वो कहीं ना कहीं अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं, एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे आगे वाली क्लाउज में। लेकिन व्हाट ऐसा नहीं करता है, व्हाट ऐसा नहीं करता है। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि जो व्हाट होता है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आएगा ही नहीं कभी भी। यानी अब आप इससे एक बात समझिएगा कि जब व्हाट का यूज आप एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे होंगे, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब आप व्हाट का यूज कर रहे होंगे, तो मेरे भाई स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट नहीं होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब व्हाट का यूज आप एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे होंगे, तो मेरे भाई स्टेटमेंट में ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, तो स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले आप बस जो पॉइंट बताते जा रहा हूं उनको समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, जब व्हाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, तो स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंटीसीडेंट अगर रिलेट उसमें होगा तो मेरे भाई फिर वो व्हाट होगा, फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन आ ही नहीं सकता वहां पे। क्योंकि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो मेरे भाई हिडन चीजों को दिखाता है। मतलब वो चीज होगी, लेकिन आप बताएंगे नहीं कि वो चीज है क्या। उस सेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जब आप इसको यूज करेंगे तो असल में होता क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, जब व्हाट का आप यूज कर रहे होंगे, जब इसका आप यूज करोगे, तो मेरे भाई होगा क्या, जो ये व्हाट होगा ये अपने आप में वहां पर द थिंग विच की सेंस रखेगा। यानी ये अपना एंटीसीडेंट जो व्हाट होता है, ये अपना एंटीसीडेंट अपने साथ लेकर चलता है, और साथ ही साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन भी अपने साथ लेकर चलता है, वो होता है ये विच। तो इसके अंदर इन पूरी की सेंस इंक्लूड होती है। इसी वजह से मेरे भाई इसके साथ कोई और एंटीसीडेंट आप नहीं लगाते, क्योंकि फिर वो डबल चीजें हो जाएंगी, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरे भाई जो आप व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, तो वो अपने आप में द थिंग विच की सेंस बना लेता है, जिस वजह से उसके एंटीसीडेंट नहीं होगा, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। और याद रखना, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये अपने आप में हिडन सेंस बनाता है। कैसी सेंस बनाता है? हिडन सेंस। मतलब आप बात तो कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज की, बट लेकिन पता नहीं चलेगा कि बात हो किस चीज की रही है। जैसे मैंने कहा, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, भाई तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन डू द थिंग विच यू वॉन्ट टू डू, जो चीज तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई हमने सॉरी, थोड़ी सी तबीयत के सेंस में भाई मैं वो चाहूंगा, ये चीजें भाई होती रहती हैं, ठीक है। इस चीज पे अवॉइड करना, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो व्हाट होता है, जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो ये इसकी सेंस रखेगा, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में हिडन सेंस बनाएगी। यानी उस चीज के बारे में आपको पता नहीं चलेगा जिसके लिए ये व्हाट बता रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर हमें ये पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे तो स्टेटमेंट में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। उसका रीजन आप लोगों के सामने है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे,
ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यू कैन डू एवरीथिंग, और फिर मैंने आपको लिख के दे दिया व्हाट यू वांट टू डू। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये ठीक है अपने आप में? अब आप इसको पढ़ के देखोगे, आपको ठीक लगेगा, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। भाई तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन मेरे भाई सीधे सीधे आप नोटिस करो, आपने यहां रिलेटिव प्रोनाउन के लिए व्हाट लगाया। अब मैंने आपको व्हाट के बारे में पूरी चीजें बता रखी हैं कि भाई व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। बट मेरे भाई यहां तो ये दे रखा है एवरीथिंग, ये इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या एंटीसीडेंट का काम नहीं कर जाएगा? बताओ, तो ये तो गलत हो गई भाई बात। अब यहाँ पे तो एंटीसीडेंट दे रखा है, यानी चीजें अपरेंट कर दी कि भाई हम तो एवरीथिंग सब कुछ की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट तो हिडन सेंस बनाता है। तो मेरे भाई इसी वजह से यहां रिलेटिव प्रोनाउन आप व्हाट नहीं लगा सकते। यहां आप चीज की बात कर रहे हैं, देखो थिंग सीधे सीधे इंक्लूडेड है, तो हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो या तो विच कर सकते हैं या मेरे भाई दैट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे यहां आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट नहीं लगा सकते। अब इनमें से भी अगर बात प्रायोरिटी की होगी तो भाई थिंग के लिए ज्यादातर किसे लगाते हो? विच को लगाते हो ना, तो विच को प्रायोरिटी पे रखो। दैट अगर नहीं होगा तो हम दैट लगा देंगे। भाई विच को प्रायोरिटी पे रखो, अगर विच ना दे रखा हो ऑप्शन में तो दैट को प्रायोरिटी पे रख लेना, क्या दिक्कत है? ऐसे ध्यान पे रखना है। तो फिलहाल यहां पे व्हाट नहीं आ सकता किसी कीमत पे, क्योंकि एंटीसीडेंट दे रखा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख दूं इसी क्वेश्चन को ऐसे करके, सेम यही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने लिखा यू कैन डू और फिर मैंने लिखा व्हाट यू, यही क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे भैया जी डिफरेंस बस एक छोटा सा है कि आपने यहां पर एक एंटीसीडेंट इंक्लूड कर रखा था, बट इस वाली स्टेटमेंट में आपने एंटीसीडेंट इंक्लूड नहीं किया, यहां पर आपने सीधे सीधे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन रख दिया। तो मैंने कहा यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, तुम कर सकते हो जो भी तुम चाहते हो, और यहां पर बात थी कि तुम वो हर चीज कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तो मीनिंग लगभग लगभग थोड़ा सेम ही है, बस कहने का तरीका बदल गया। यहां हमने एंटीसीडेंट लगा रखा था, इसी वजह से मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट नहीं लगा पाए, लेकिन यहां एंटीसीडेंट नहीं लगाया है, इसीलिए मेरे भाई यहां रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अब यहां पर ये सेंस किसकी कर रहा होगा? तो याद करो ये यूज जो मैंने अभी बताया था कि व्हाट को जब आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो वो द थिंग विच की सेंस रखेगा, जो कि अपने आप में हिडन होगी। तो मेरे भाई व्हाट जो है यहां ये काम कर रहा है किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का, और इसकी जो सेंस बनेगी वो किसकी बनेगी? द थिंग विच की। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे बोलेगा यू कैन डू द थिंग विच यू वांट टू डू, लेकिन ये पूरा का पूरा इस व्हाट का ही जो है मीनिंग वगैरह है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये मीनिंग कर रहा है इसके सर। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। मेरा असली फोकस जो था इसमें व्हाट में समझाने का रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, वो बस यही था कि जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा तो भाई स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही देखना है आपको कि एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। एंटीसीडेंट होगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी, और जब आप यूज कर रहे होंगे तो उस केस में व्हाट जो होगा वो द थिंग विच की सेंस बनाएगा, जो कि एक हिडन चीज होगी। और फिर अगर हम बात करें यू कैन डू एवरीथिंग, यहां एंटीसीडेंट दे रखा था तो भाई ये लगा ही नहीं सकते, फिर हम तो गलत हो गया। अब इसकी जगह पे विच या दैट जो भी आपका मन हो वो लगा लेना, या क्वेश्चन की जो डिमांड होगी एग्जामिनर जो लगवाना चाह रहा होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, यहां देखो कह रहा है यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, तो मेरे भाई यहाँ पे व्हाट दे रखा है, हमें पता है व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब यूज होता है तो वो द थिंग विच की सेंस करता है, तो बस मैंने नीचे उसकी सेंस लिख दी है, ऊपर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया है। तो यहाँ ये चीज ठीक है क्योंकि यहाँ एंटीसीडेंट नहीं दिया है।
तो आई होप कि ये जो मैंने व्हाट के बारे में जो आपको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो क्लियर आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। बस मेरे भाई इतनी चीजें आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दिमाग में रखनी है, इससे ज्यादा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और कोई चीज दिमाग में नहीं रखनी, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बस आपको ये पॉइंट जो बताए हैं वो क्लियर आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए तो अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा था वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं लगे हाथ, क्योंकि अब हम लोगों ने व्हाट भी सीख लिया, अब हम लोगों ने दैट भी सीख लिया। तो अब हम जरा इन दोनों के बीच में लड़ाइयां लड़वा दें, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने का जो समय है वो आ चुका है। तो अब अंतर कर लेते हैं कि भाई दैट और विच में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा जो कि अपने आप में ही बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट और दैट में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस आपको आना चाहिए भाई। अब समझना मेरी बात को, जब भी आप मेरे भाई दैट का यूज कर रहे होंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखना दैट और व्हाट ये दोनों ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में व्हाट को तो आप सीधे सीधे देखोगे कि वो चीजों के लिए आता है। मोस्टली केसेस में आप कभी भी देखना जो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो चीजों के लिए ही आता है, क्योंकि आपने देखा अभी पीछे मैंने लिखा भी था कि जब ये यूज होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो ये किस चीज की सेंस बनाता है, द थिंग विच की सेंस बनाता है। तो मेरे भाई ये मोस्ट ऑफ केसेस में चीजों के लिए आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये किसके लिए आएगा भाई, चीजों के लिए आएगा, सीधे सीधे पहला पॉइंट हो गया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं दैट के बारे में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि भाई ये तो आलू है, सबके साथ आ जाता है, सबके साथ बन जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जानवरों के लिए भी आ जाएगा, एनिमल्स के लिए भी आ जाएगा, और मेरे भाई बर्ड्स के लिए भी आ जाएगा, और ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग सबके लिए आ जाएगा, नॉन लिविंग के लिए भी आ जाएगा। तो बस आप नॉर्मली एक ही बात याद रखो, ऑल, सभी के लिए आ जाएगा, सभी के लिए, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। पहला हो गया। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई दूसरा डिफरेंस ये होता है जब आप दैट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे होंगे तो मेरे भाई दैट की खासियत होती है कि वो अपना एंटीसीडेंट लेता है। एंटीसीडेंट होगा फिर आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? जब भी आप दैट को यूज करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो मेरे भाई उसके साथ उसका एंटीसीडेंट होगा ही होगा। बिना एंटीसीडेंट के दैट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो मेरे भाई जो हमारे पास व्हाट होता है ये किसी कीमत पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन बना तो मेरे भाई इसके साथ अगर आपने एंटीसीडेंट लगा दिया तो बात हो जाएगी गड़बड़। एंटीसीडेंट इसके साथ नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब व्हाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो उसके साथ एंटीसीडेंट नहीं लगाया जाएगा। अब यहीं पर वो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है, वो एक लड़ाई इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है। क्या? देखो आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि जब व्हाट का रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो वो द थिंग विच की सेंस बनाएगा और साथ ही साथ मेरे भाई वो बनाएगा हिडन सेंस। ये बात बताई थी? आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। अब यहां पे आप देखो जब आप एंटीसीडेंट के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे तो मेरे भाई यहां पर जो सेंस बन रही होगी वो एपरेंट सेंस बन रही होगी, जिसे हम डेफिनेट सेंस भी कहते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। तो जब डेफिनेट सेंस बन रही होगी, बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि हाँ हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको पता ही ना चल रहा हो कि आप बात किस चीज की कर रहे हो तो मेरे भाई वहां हिडन सेंस होती है और वहां हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिफरेंस आपके सामने क्लियर है भाई। जब हिडन सेंस बनानी होगी तो एंटीसीडेंट लगाओगे ही क्यों? एंटीसीडेंट लगाने का मतलब ही है कि आप हिडन सेंस बनाना ही नहीं चाह रहे। आप तो पहले ही बता रहे हो कि भाई हम इस चीज की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किया। इसको दिमाग में रखना, क्योंकि दैट और
व्हाट वे जब भी क्वेश्चन बनता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा फंसता है, और यही फंसता है इन्हीं दो चीजों में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना, दैट और विच, जो ये आपका दैट और व्हाट दे रखा है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप मेरे भाई उनमें इसको अप्लाई करके देखना, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक तरीके से आपको बता रहा था ये चीजें, और आप अप्लाई करना, आपके क्वेश्चन ठीक होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो रिलेटिव प्रोनाउन में बस इतना ही है। आई होप कि रिलेटिव प्रोनाउन की ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अब हम लोग मेरे भाई जो है छोटे छोटे कुछ प्रोनाउंस बचे हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बचा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव बचा है, ठीक है, 3 प्रोनाउन और बचे हैं। एक छोटी सी क्लास के थ्रू मैं जो है इन पूरी के पूरे जो तीनों बचे हुए हैं इनको क्लियर करा दूंगा कल की क्लास में, और हमारा प्रोनाउन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे जो कि अपने आप में एडजेक्टिव होगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से हम उसको भी सीखेंगे। और मुझे बताइएगा कि जो नाउन में मैंने आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराई थी, नाउन ऑल टीसीएस क्वेश्चंस करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में, क्या आपने उसको सॉल्व किया? कितने क्वेश्चंस आप उसके सॉल्व कर पाए? क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट से बन रहे थे या नहीं जो मैंने आपको बताए थे? वो चीज मुझे आप बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।